हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड टैलेंट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो स्टूडेंट, आपको इसको पढ़ने से पहले मेरा जो लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, वो आपको देखना ज़रूरी होगा। फिर जो हमारा इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब हम किसी भी ग्लास प्रिज्म पे वाइट लाइट पास कराते हैं तो वो अपने 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो वो 7 कलर में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा स्टूडेंट कि वो जो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्प्लिट होता है, उन 7 कलर्स को याद करने के लिए हमने एक टर्म दिया है विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेड का होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट लाइट का होता है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रहे कि टर्म्स हमको याद करने के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। 7 कलर्स के जो बैंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये 7 कलर के बैंड्स रिलीज होते हैं जब हम वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म पे पास कराते हैं, तो ये जो 7 कलर्स बनता है, इस 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, जिनको हम स्पेक्ट्रम्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इन 7 कलर को स्टूडेंट ध्यान रहे कि ये 7 कलर को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कलर्स में मिक्स होगा, आप पूरा ये वायलेट, इंडिगो हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, या फिर येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, रेड हुआ, इन सब को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, इन सबको आप अपनी अपनी अब अगर बात करें मैं वेवलेंथ की, ठीक है, हमने बोला कि वेवलेंथ रेड लाइट का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल्स वेवलेंथ होती है। और ध्यान रहे स्टूडेंट की अपनी अपनी अगर अलग वेवलेंथ होगी तो ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी भी इनकी अपनी अपनी खुद की होगी। ठीक है, बिकॉज हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू। ठीक है, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। ठीक है, लैम्डा आपको पता है कि वेवलेंथ होता है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर अपनी अपनी वेवलेंथ होगी तो ऑब्वियस है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी खुद की होगी, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो अब हमने बताया आपको कि जो रेड कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ये वेवलेंथ होती है, और जो वायलेट कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है। ठीक है, हमने एक चीज़ यहाँ पे और बताया था लास्ट वीडियो, अगर आप लोग मेरा देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो। क्लाउड टैलेंट सर्च करना, वो ऑटोमेटिक आपको पहली वीडियो खुल के आएगी। आप पहले रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देख लेना, उसके बाद अगर आप ये चेक करोगे वीडियो तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि लैम्डा जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन होता है। स्टूडेंट ध्यान रहे, डेविएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, डेल्टा से हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, डेविएशन रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो आपको पता है जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन। अगर डेविएशन कम है तो लैम्डा ज़्यादा होगा, अगर डेविएशन ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा। मीन्स इसका जो लैम्डा है वो ज़्यादा है, मीन्स इसका डेविएशन कम होगा रेड लाइट का। वायलेट का डेविएशन जो है वो क्या होगा, सबसे कम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो लैम्डा है वो कम है। ठीक है, तो लैम्डा हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन के। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट दिया है, अ बैंड्स ऑफ कलर एज अ 7 इन अ रेनबो प्रोड्यूस बाय सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बाय देयर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिफ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ के ही अकॉर्डिंग हम जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं बैंड्स ऑफ लाइट को। ठीक है, जिससे हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड का है और डेविएशन एंगल जो है उसका कम है। ठीक है, सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट का है और डेविएशन एंगल उसका ज़्यादा है।
ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सफर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेविएशन। जो लीस्ट अमाउंट ऑफ डेविएशन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, रेड लाइट का, बिकॉज रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेविएशन उसका जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ होगा। वायलेट का अगर हम देखें तो मोस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। व्हेन द वाइट लाइट इज मेड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स ऑकर शोइंग द व्हाइट लाइट। ठीक है, अगर किसी प्रिज्म में, ये देखिए प्रिज्म रखा हुआ है, आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा डायग्राम क्योंकि है, तो ये प्रिज्म पे जब हम व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं तो ये अपने एंगल से ना जा करके ये क्या हो रहा है, रिफ्रेक्ट हो जा रहा है इधर 7 कलर्स में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये रेड कलर के लाइट को पीछे की तरफ ले जाएं तो इसका जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है वो बहुत कम होगा। अगर हम वायलेट लाइट को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन एंगल के। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। Now the second topic is recombination of different colors. ठीक है, passes through a glass through a first prism, it disperses the white light into a 7 colors. ठीक है, ये हमें पता है कि जो भी ग्लास प्रिज्म है, फर्स्ट ग्लास प्रिज्म ये है, ठीक है, P1, और सेकेंड ग्लास प्रिज्म ये है P2। ठीक है, तो जब भी हम वाइट लाइट फर्स्ट क्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 कलर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, विच इज़ द प्लेस इन इन्वर्टेड पोजिशन। अब हम क्या करेंगे, अब ठीक उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक एंटी पैरेलल प्रिज्म सेट कर देंगे। ये एंटी पैरेलल को हम रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं, जिसका हमने नाम दे दिया P2। ठीक है, अब ये जो 7 कलर्स में वाइट लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं ये इस पे पड़ेंगे, तो ये फर्दर वाइट लाइट में क्या होंगे, वापस प्रोड्यूस करेंगे। ये होता है कि वाइट लाइट मिलेगी वो श्योर है, लेकिन एंगल जो है उसका डिफरेंट होगा। वाइट लाइट तो मिलेगी, लेकिन क्या वाइट लाइट जिस एंगल पे जा रही थी उसी एंगल पे मिलेगी, ये उसका एंगल जो है ये डिफरेंट होता है। ओके, तो रीज़न इसका क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन एक यहाँ पे वर्ड आता है, उसका मतलब होता है जो प्रिज्म से मिला है एंगुलर डिस्पर्जन वो इक्वल होगा बट अपोजिट एंगुलर डिस्पर्जन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो स्टूडेंट हम लोग कंप्लीटली इसमें ये पढ़े कि कोई भी प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है, ठीक उसके जस्ट बगल में हमने एंटी पैरेलल सेट कर दिया है प्रिज्म को। ठीक है, जब भी हम व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पास कराते हैं तो ये अपने 7 कलर्स में स्पेक्ट्रम बना देता है। ठीक है, 7 कलर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये जब 7 कलर्स फर्दर हम उस ग्लास प्रिज्म पे पास कराते हैं तो ये अपने व्हाइट लाइट में ही क्या होता है, व्हाइट लाइट पास कर देता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये था रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक पे मैं स्विच करती हूँ। ठीक है, ये चैप्टर आज मैं कंप्लीट कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेनबो। ठीक है, रेनबो तो सब लोग देखे होंगे। ठीक है, बेसिकली जो रेनबो क्या होता है ये बताएंगे, और ये कैसे फॉर्म होता है ये भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो 7 कलर होती है, सपोज मान लो कि अगर वाइट लाइट किसी चीज़ पे फॉल हो रही है, वाइट लाइट अगर हम प्रिज्म पे फॉल करा रहे हैं तो हमने देखा कि वो 7 कलर्स में क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ने से पहले हम एक बार आपको ये डायग्राम बता देते हैं, देन ये आपको थ्योरी अपने आप समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो पहले ये सन है। ठीक है, सन क्या कर रहा है, बीम ऑफ वाइट लाइट, सन से जो वाइट लाइट पास हो रही है, और ये क्या है, रेन ड्रॉप है। ठीक है, ये सपोज क्या है, रेन ड्रॉप है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लेबलिंग नहीं की गई है यहाँ पे। ठीक है, रेन ड्रॉप। ओके, दिस इज अ रेन ड्रॉप। और ये क्या है, सन। सन से जब वाइट लाइट पास होती है तो ये रेन ड्रॉप पे पड़ती है। ठीक है, रेन ड्रॉप पे जब ये पड़ती है तो ये क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है। बाय द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन फिनोमिना ये लाइट जो है अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। अब जब ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है तो व्हाट वी ऑब्जर्व स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम ऑब्जर्वर है, सपोज मान लो ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अपनी आईज से, तो हमें वो 7 कलर्स जो है वो रेनबो की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ें अगर फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ आर्क ऑफ 7 कलर्स produced by the dispersion of white light by rainbow
रेन ड्रॉप इन द स्काई। मतलब जब भी ये फिनोमिना कब होता है ना, जब सन और उसके बीच बीच में बारिश भी हो रही है। जब सन और बारिश होती हैं तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें अक्सर आप रेनबो देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेनबो इसी तरह निकलता है जब सन और बारिश दोनों हो रही होती हैं, क्योंकि जो रेनबो है वो एज अ प्रिज्म एक्ट करता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने थर्ड पॉइंट में, दीज ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म। और आपको पता है कि जो प्रिज्म पे अगर व्हाइट लाइट पास होती है तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन फिनोमिना। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। हमेशा रेनबो जो फॉर्म होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही सन के फॉर्म होता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, लाइव भी देखा होगा आपने ऐसा कि रेनबो हमेशा आगे की तरफ नहीं होता है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। तो आगे जो हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे रीजंस चल रहे हैं। रीजंस आपको पढ़ने होंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, रेनबो हमें क्यों दिखता है। कभी कभी स्टूडेंट ये बोर्ड में आ जाता है, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है। आगे के टॉपिक पे हम स्विच करते हैं, ओके। और द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, एक बार हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शंस। मैंने आपको लाइट चैप्टर में पढ़ा रखा है रिफ्रैक्शंस, और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। रिफ्रैक्शंस क्या होता है स्टूडेंट, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि ये मैंने लाइट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। मीन्स या तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है या तो नॉर्मल से नॉर्मल की ओर आती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिफ्रैक्शंस। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस इज अ डेविएशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू एटमॉस्फेरिक ड्यू टू वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी एज अ फंक्शंस ऑफ हाइट, ठीक है। जब अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शंस कॉज होता है उनको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शंस कॉज हो रहा है उनको ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या होता है स्टूडेंट कि लाइट की जो एयर की डेंसिटी होती है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर लेयर्स में अलग अलग होती है। आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, बायोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर्स हो गया, लिथोस्फीयर हो गया एंड सो ऑन। तो उन सब की लेयर्स की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मीन्स मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शंस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो लेयर्स जब भी जितने भी लेयर्स चेंज होंगे उसमें उनकी वजह से क्या होगा, वो अपना पाथ चेंज कर देंगे, जिनकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, क्या मिल रहा है हमें देखने को, रिफ्रैक्शंस मिल रहा है देखने को, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि वो ध्यान रखना होगा इस थ्योरी में पूरे, कि अगर हम कूलर एयर में जाते हैं, मतलब ठंडी एयर में अगर हम देखें तो ठंडी एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। वेयरएज अगर हम हॉटर एयर की बात करें, मतलब हॉट एयर की अगर हम बात करें तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, मीन्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। हमने आपको लाइट चैप्टर में बता दिया है कि डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो वो डेंसर की तरह बिहेव करती है। इसकी डेंसिटी कम है, मीन्स ये रेयरर की जैसा बिहेव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं, स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। एडवांस सनराइजेस एंड सनसेट, ये सारी एक्चुअल पोजीशन ये सब क्यों फॉर्म होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग, स्टार्स क्यों ट्विंकल्स कर रहा है, स्टार्स हमें क्यों बहुत ज़्यादा हायर दिखता है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट से अगर हम कंपेयर करें, और हम एडवांस सनराइजेस और सनसेट का भी फिनोमिना देखेंगे। तो वन बाय वन हम देखते चलते हैं, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कूलर एयर जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स वो डेंसर मीडियम है, और अगर हॉटर एयर है उसकी डेंसिटी कम है मीन्स वो रेयरर मीडियम है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी रिफ्रैक्शंस हो रहा है उनको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ स्विच करते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओके।
इस टॉपिक में हम देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। तो एक तो पहला रीज़न है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि मैंने बताया आपको कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शंस हो रहा है, मतलब लेयर्स की वजह से जो मीडियम्स चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से रिफ्रैक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो उन रिफ्रैक्शंस की वजह से भी ट्विंकलिंग स्टार्स दिखता है। दूसरा है वैक्यूम टू अर्थ, मतलब वैक्यूम टू अर्थ, स्टार्स जो हैं वो किस पे प्रेजेंट है, वैक्यूम्स में प्रेजेंट है, मींस रेयरर मीडियम में प्रेजेंट है। अब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आते हैं, ठीक है, अर्थ की एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं। उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करती जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है तो उनका जो डेंसर मीडियम होता है वो बढ़ते चला जाता है, मतलब रेयरर टू डेंसर की तरफ धीरे धीरे आते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है। जब वो रेयरर टू डेंसर की तरफ आते हुए दिखते हैं तो हमने पहले ही लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी रेज अगर रेयरर टू डेंसर आती है तो वो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो क्या करती है, बेंड होते हुए हमें दिखती है वो लाइट, ठीक है। जिससे हमें क्या दिखा, रिफ्रैक्शंस दिखा। और किस में दिख रहा है, ये एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। इसकी वजह से जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो फॉर्म होता है, ठीक है। जब हमें बहुत ऊंचे से वैक्यूम से कोई भी लाइट पास होकर आएगी, वो भी अपना मीडियम चेंज करते हुए दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना मीडियम चेंज करते हुए आएगी तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन वाली नहीं दिखेगी, हमें ब्लिंक करते हुए दिखेगी। दैट्स व्हाई इट रिजल्ट्स की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्स अपीयर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। आपको लगता है कि स्टार्स जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से बहुत ज़्यादा हायर है, क्यों, लाइट बेंड फ्रॉम अ वैक्यूम टू अर्थ, लाइट जो है वो बेंड कर रही है वैक्यूम टू अर्थ, मीन्स रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ, ठीक है, कॉजिंग इंक्रीज द ऑप्टिकल डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई स्टार्स अपीयर्स हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, ओके। यहाँ पे बताया था एक्चुअल पोजीशन से मुझे याद आया कि आपको मैंने पहले ही लाइट चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एक पानी लेते हैं अगर किसी बीकर्स में, उसमें हम पेंसिल्स डिप करते हैं तो वो पेंसिल अपने एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखता क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है, ठीक है, मीडियम चेंज कर रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में भी आ रहा है। रेयरर मतलब एयर वाला मीडियम और पानी वाला मीडियम डेंसर मीडियम हुआ क्योंकि उसमें डेंसिटी है, ठीक है। तो वो मीडियम चेंज कर रहा है, इस वजह से वो जो पेंसिल है उसकी एक्चुअल पोजीशन वहाँ पे नहीं दिखती है, किसी और तरफ दिखती है। इसी तरह मैं एक और अगर एग्जांपल देखूँ, एक पानी लिया हमने बीकर में, उसमें हमने क्वाइन डाल दिया तो वो क्वाइन एक्चुअल में आपको उठा हुआ दिखेगा, अपने पोजीशन से हट के दिखेगा, ठीक है। तो जब भी लाइट बेंड करती है वैक्यूम टू अर्थ एटमॉस्फेयर तो वो अपने ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करती है क्योंकि वो मीडियम चेंज कर रही है। डेंसिटी ऑब्वियस है कि वो चेंज होगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी जिससे लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये रहा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थोड़ा ही रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। आप अपने एक्सरसाइजेस पे स्विच कर सकते हो। आप एक्सरसाइजेस लगाना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अब हम पढ़ेंगे सनराइजेस एंड सनसेट, ठीक है। जो एडवांस सनराइजेस एंड डिले सनसेट इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिना को। तो ये हम लोग पहले पढ़ेंगे इसका क्या होता है। टाइम से पहले जो है वो सनराइज हो जाता है, ठीक है, कुछ देर बाद तक हमें सनसेट दिखता है। क्यों ऐसा होता है ये हम इसमें जानेंगे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस मेक द सन विजिबल इवन व्हेन इट इज जस्ट बिलो द हॉरिजन, मतलब वो हॉरिजन से अगर नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये रहा ऑब्जर्वर लाइन, ये वाली लाइन, और ये रहा बिलो द सन, सन जब हॉरिजन से नीचे है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन ये है, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग होने वाली है, ऊपर की तरफ क्या होगा, ये सन जो है शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मींस डेंसिटी उसकी इंक्रीज करेगी, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब ये जो सन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा इसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, और ये इंक्रीज करेगी। जब यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि सन की जो एपरेंट पोजीशन है वो ये है और एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी। ये तो रही सनराइजेस का केस कि डेंसिटी उसकी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम सनसेट पे चले जाएं, सनसेट की तरफ देखें, तो हमें लगेगा कि सनसेट होते हुए ये सन जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, इस साइड आएगा, ये हॉरिजन से इधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा अपने एपरेंट पोजीशन से। तो जब इधर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा,
तो ये सन सपोज मान लो यहीं तक आया, अभी भी ये ऑब्जर्वर को दिख रहा है यहाँ से, तो ऑब्जर्वर उस सनसेट को डिले होते हुए मतलब 2 मिनट बाद तक भी उसको दिखता हुआ नजर आएगा वो सन। यही इसका रीजन है। दिस effect is especially powerful for the object that appears close to the horizon, such as the rising and setting suns, because of the light rays enter the earth atmosphere to particularly shallow angles। मतलब जब ये एक्चुअल पोजीशन से अपने ऊपर की तरफ सन उगता है मॉर्निंग में, तो ये क्या होता है, ये इसकी एपरेंट पोजीशन हो जाती है और धीरे धीरे जब ये ढलता है तो ये क्या होता है, यहीं तक आया रहता है, लेकिन उसको ऑब्जर्वर तब भी ऑब्जर्व कर रहा है। मीन्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस सन अपीयर्स 2 मिनट्स अर्ली। ठीक है, सन में 2 मिनट अर्ली ही दिख जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से, और 2 मिनट्स डिले जो है इसमें दिखता है। सनसेट होते टाइम 2 मिनट डिले तक हम देख सकते हैं उसको। तो यही रीजन था इसका। और आगे का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रेंड्स याद रहे आपको कि 3 नंबर में ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में आता है, या तो ये आता है या तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आता है। 3 नंबर में आपको किस तरह से लिखना है मैंने आपको पीपीटी के थ्रू बता दिया है। अब आगे के टॉपिक पे हम स्विच करते हैं। आगे का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं ये फिनोमिना क्या होता है। इसमें ही हम लोग टिंडल इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्कैटरिंग मीन्स सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या होता है। स्कैटरिंग मीन्स होता है फैलना। ठीक है, वो फिनोमिना जो छोटे पार्टिकल्स या फिर एटम हो, डस्ट हो, उनसे जो उनके जो लाइट है वो क्या होती है, टकराती है जा करके, और टकराने के बाद क्या होता है, स्कैटर्ड कर देता है, वो लाइट फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें स्कैटरिंग फॉर्म होता है। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल से जो लाइट है वो टकरा जा रही है, वाइट लाइट, और टकराने के बाद वो क्या होती है, फैल जाती है, जिनको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light is a phenomena in which light rays get deviated from its straight path on striking and oscillations like dust, gas molecules, water vapor and etc. ठीक है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो गया, एटम हो गया, वाटर वेपर हो गया, उनसे टकराती है, स्ट्राइक करती है, और क्या होता है, वो फैल जाती है। सपोज मान लो ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स इस तरीके से क्या होगी, स्कैटर्ड कर देगा, लाइट को हर जगह फैला देगा। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कैटरिंग फिनोमिना है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, और दूसरा डिपेंड्स करता है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटे पे ही वो क्या होती है, टकराती है। ठीक है, तभी ये जो है फिनोमिना देखने को हमको मिलता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान रहे स्टूडेंट आपको कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। ठीक है, वेवलेंथ आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लैम्डा से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप कि इस तरीके से होता है। स्कैटरिंग अगर ज़्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम होना चाहिए, स्कैटरिंग अगर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और ये जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ये छोटा होना चाहिए स्कैटरिंग पार्टिकल्स के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपको पता है कि आप 9th क्लास में कोलाइडल सॉल्यूशन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा। तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट स्टूडेंट, मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। टिंडल इफेक्ट 9th क्लास का ये पोर्शन है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट अगर देखो तो सपोज मान लो आपके पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल रखा है। कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स, या फिर आप कह सकते हो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, सस्पेंडेड सॉल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, जब इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन से आप वाइट लाइट पास कराओगे तो ये देखोगे कि ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर के लाइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हुए। ठीक है, कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हुई, ब्लू कलर। मैं यहाँ पे आपको कलर से दिखा दे रही हूँ। ब्लू कलर का लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हुआ क्योंकि वो स्कैटरिंग सबसे छोटा था। ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल्स पे ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं क्योंकि लैम्डा यहाँ पे कम था। ब्लू कलर
के लाइट में इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हुआ क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू थी जो वो कम थी। मैंने आपको बताया कि लैम्डा पर स्कैटरिंग डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लैम्डा कम था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्कैटरिंग जो है ज़्यादा हो गई। तो ये रहा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो कि आपने 9th क्लास में देखा था। द फिनोमिना इन विच द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन इट्स पाथ, इट इज enabled to beam of light because of visible of illuminating dust particles etc. ठीक है, जब कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से और वो लाइट जो है टकराती है, टकराने के बाद वो क्या करती है, स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। ध्यान रहे वो छोटे पार्टिकल्स से टकराने के बाद ही फैलती है। डिपेंड्स करता है, स्मॉल पार्टिकल्स होना चाहिए और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। अगर आपको अच्छे से समझना हो तो आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि अगर किसी डोर में हमने एक छोटा सा होल कर दिया है और उस होल से सनलाइट जो है अंधेरे वाले रूम में जा रही है जिसमें वो बंद है पूरा, ठीक है, बंद है पूरा, और उस डोर से वो जो अंधेरे में लाइट पास होगी और उसमें आप देखोगे कि जो लाइट है वो पूरी तरह से सनलाइट अंदर की तरफ स्कैटर्ड होती हुई दिखेगी। दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम आगे इस पे एक वो पढ़ेंगे कि वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई क्यों हमें ब्लू कलर के दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वही हम देखते हैं, आगे की तरफ स्विच करते हैं हम टॉपिक। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ये हम ध्यान दें अगर तो लिखा है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, साइज अगर छोटा होगा, इट शुड लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए साइज पार्टिकल, तभी उसमें आप स्कैटरिंग जो है पॉसिबल देखोगे, ठीक है, वरना स्कैटरिंग नहीं दिखेगा। हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो होना चाहिए वो इट शुड लेस देन 1 नैनोमीटर, तभी हमें स्कैटरिंग जो है वो पॉसिबल दिखेगा। अब ब्लू कलर, यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ा कि ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो ब्लू कलर की लाइट है वो एयर मॉलिक्यूल से क्या हो रही है, टकरा रही है, ठीक है, जिससे हमें ब्लू कलर की स्काई जो है वो दिख रही है एटमॉस्फेयर में। दैट्स वाई वी एबल टू सी द ब्लू कलर इन द स्काई, ठीक है। जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से स्कैटर्ड हो जाते हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है, स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो टकराते हैं और पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखने लग जाता है, ठीक है। तो वेवलेंथ पे मोस्टली डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पूरा किस पे डिपेंड होता है, वेवलेंथ पे डिपेंड होता है। अब आप पूछोगे कि मैम वाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनसेट के टाइम पे तो ब्लू कलर का हमें नहीं दिखता, हमें रेड कलर का क्यों दिखता है। तो हम अगर ध्यान दें, एक डायग्राम में यहाँ पे बना रही हूँ स्क्रीन पे, तो आप अगर उस पे देखो, सपोज मान लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे सन है, अभी हॉरिजॉन से ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम है, 7 बज रहा है, सन जो है ये पूरी तरह से निकला हुआ है। अब ये सन को यहाँ बीच में हम सपोज मान लो खड़े हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये क्या हो रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस जो है ये कम होगा, सन जो है 12 बज गया, यहाँ पे बीच में आ गया, अब डिस्टेंस कम हो गया तो येलो कलर का या फिर वाइट कलर का ही स्कैटर्ड दिखेगा। फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा सनसेट के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे नीचे आ जाएगा सन, डिस्टेंस जो है फिर ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से हमें फिर रेड कलर का दिखने लग गया, ठीक है। तो इस वजह से सन जो है अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट की वजह से हमें उस टाइम पे रेड कलर का दिखता है। बाकी टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटर्ड करने के बाद वो ब्लू कलर में दिखते हैं, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट स्कैटर्ड आउट, जो कि ब्लू कलर के जितने भी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो जाते हैं, लिविंग बिहाइंड द रेड कलर, और वो हमें रेड कलर का दिखने लग जाता है। ओके, सो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कभी कभी बोर्ड में 3 नंबर या फिर 2 नंबर का आ जाता है, थ्योरी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा
यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर टू द हॉरिजन सेंस बाउंड लार्जर पार्ट ऑफ द हॉरिजन। जो मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया वही यहाँ पे लिख रहा है कि ठीक है, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि सन डिले वाले में भी पढ़ा था, सनसेट डिले 2 मिनट पहले क्यों दिखता है हमें या 2 मिनट बाद क्यों ढलते हुए दिखता है, ये हम लोग हॉरिजन के बारे में वहाँ पे पढ़े थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरा जो टॉपिक है ये खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बाय, थैंक यू।